नमस्कार दोस्तों, सीजेट क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी वाला इंटरनेट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट पर जारी किया गया था। दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आइए लेसन को शुरू करते हैं। लेसन को शुरू करने से पहले ये ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम में आपसे 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आना है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सीधे तौर पे आपके बिहार बोर्ड 2023 में पूछा जा सकता है। दोस्तों तो पहला प्रश्न है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, भट्ट निबंध माला, है ना। इनका जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1914 ईस्वी में। ठीक है, इनका लगभग 1000 निबंध प्रकाशित है दोस्तों, जिसमें 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, जिनका जन्म 1883 में और मृत्यु 1922 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? तो लहना सिंह को गोली जांघ में लगा था। लहना सिंह जो है उसने कहा था का प्रमुख पात्र है, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? तो 1922 ईस्वी में। इनका भी जन्म 1902 और मृत्यु 1979 ईस्वी में हुआ है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है? चुनाव का खर्चा, महंगाई, चोरी की गरीबी? तो सही आंसर हो जाएगा चुनाव का खर्च को ये बताए हैं करप्शन का कारण। ठीक है, आगे के प्रश्न में देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1925 ईस्वी, बी आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं कि जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दिगंबर कहते हैं दोस्तों, है ना। जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए श्वेतांबर और जो नग्न अवस्था में रहे वो दिगंबर कहलाए। आठवां प्रश्न है शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भाग में लिखा गया है? तो यह 2 भागों में लिखा गया है। पहला भाग का प्रकाशन 1941 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ है। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न है कि लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया है? सच्चिदानंद सिन्हा ने, जिनका जन्म 1941 और मृत्यु इनका जन्म 1911 में हुआ है और मृत्यु ध्यान में नहीं है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न है कि रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था? तो 20 पेज, ऑप्शन नंबर डी, 20 पेज रोज पढ़ने को कहा था। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? तो भगत सिंह के पिता और चाचा इनके सहयोगी थे। 12 नंबर प्रश्न है कि साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, जिनका जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था, ये जर्मनी के थे। अगला प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1959 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 14 प्रश्न है कि धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या होता है? तो भाड़े का मजदूर होता है दोस्तों। क्या होता है? भाड़े का मजदूर। 15 नंबर प्रश्न है किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था? तो राजकुमार शुक्ल, है ना। ध्यान में रखिएगा किसके आग्रह पर? राजकुमार शुक्ल। 1917 ईस्वी में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था
तिनकठिया प्रणाली को अंत किया था। 16 नंबर प्रश्न है, लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो सम्राट अशोक ने करवाया है दोस्तों। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के पिताजी का नाम था करमचंद गुगलानी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, करमचंद गुगलानी इनका नाम था और मोहन राकेश का बचपन का नाम था कि मदन मोहन गुगलानी। इनका जन्म 1925 में और मृत्यु 1972 में हुआ दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो इनका सही आंसर हो जाएगा 20वीं सदी के उत्तरावर्ती युग। ठीक है। 19वां प्रश्न है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की थी? 13 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 13 वर्ष की थी। ठीक है। 20वां प्रश्न है कि 1959 ईस्वी से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके थे? तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों, सागर विश्वविद्यालय में, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, सागर विश्वविद्यालय में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, पंक्ति किसकी है? तो प्रगीत और समाज, ऑप्शन नंबर डी, है ना। 22 का क्वेश्चन है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1996 ईस्वी, ए। 23 नंबर प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो सूरज की रोशनी में सुरक्षा है। ठीक है, जो मलय द्वारा लिखा गया है ये हंसता हुआ मेरा अकेलापन। अगला प्रश्न है कि तिरिच, है ना। अगला प्रश्न है, तिरिच शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तो इनका वैवाहिक जीवन 13 साल का था। ठीक है, इनका वैवाहिक जीवन कितने साल का था? 13 साल का था दोस्तों। 25 का ए होगा। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन, है ना, निम्न में कौन सा परंपरित शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? तो सही आंसर हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति, बी आंसर सही होगा, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर 27 है, आ ई उ क्या है? तो आ ई उ एक दीर्घ स्वर है, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर प्रश्न है, मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होता है? मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि स्वर होता है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगला क्वेश्चन है 29 कि आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आविष्कार का संधि विच्छेद होगा अभि जोड़ कार, है ना। यह एक विसर्ग संधि है दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो बिंदु लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ठ का, तो ठ, ट ठ ड मूर्धा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क च ट त प कंठ तालब मूर्धा दंत ओष्ठ ये सब याद रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है ना। तो निम्न में शुद्ध शब्द दोस्तों आपका जगन्नाथ, छत्र छाया, श्रीमान, संवाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवाद। 33 नंबर प्रश्न है कि द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? तो द्वंद्व समास में हाइफन यानी योजक चिन्ह लगता है, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 है कि कावेरी नदी कौन सी संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये नाम है। निर्माण शब्द में कौन सा लिंग है? तो निर्माण एक पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। ठीक है, 35 का सी आंसर। 36 हो जाएगा, भीख शब्द क्या है? तत्सम, देशज, विदेशज की तत्भव, तो सही आंसर तत्भव, डी आंसर हो जाएगा, है ना। तो नाला का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नाली, है ना, ए आंसर हो जाएगा। 38 में
में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? संबोधन, अधिकरण की संबंध की करण। तो 38 का अधिकरण आंसर बी सही होगा। 39 वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म, है ना। 40 नंबर प्रश्न है, छत से उतरी हुई लता किस कारण का उदाहरण है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, आपादान कारक। ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, है ना। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है दोस्तों। ठीक है, हिंदी में कुल कितने? तो 11 सर्वनाम है। 42 नंबर प्रश्न है, जो कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक विशेषण की, गुणवाचक विशेषण की, संख्यावाचक विशेषण की, परिमाण बोधक विशेषण। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ठीक है, सब अच्छे से ध्यान से रटिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा VVI क्वेश्चन है दोस्तों। वह खाता है किस काल का उदाहरण है? तो तातेती है, वर्तमान काल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, अव्यय अव्यय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, 5, है ना। क्या आंसर हो जाएगा? अव्यय के 5 भेद होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 की रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ए, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है ना। निर्वाह शब्द में तो निर उपसर्ग है। ठीक है, याद रखिएगा। निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है। तो निर आंसर सही है। भिड़ंत शब्द में प्रत्यय, ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रत्यय आ गया तो भिड़ंत, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अंत। आनंद शब्द का विशेषण क्या है? तो आनंद शब्द का विशेषण आनंदित होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वामन कि जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि धर्माधर्म कौन सा समास है? तो धर्माधर्म आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। 54 नंबर प्रश्न है, ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है दोस्तों, बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद है दोस्तों, बी आंसर सही होगा। सूर्योदय होने पर कुहासा रह जाता है, यह कौन सा वाक्य है? तो यह आपका संयुक्त वाक्य है दोस्तों, ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा कि बी आंसर, बी उसने निवेदिता शीर्षक नहीं, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध होता है, ये सही है, सी। ठीक है। 58 है, कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कुबेर, तो कुबेर का पर्यायवाची धनद होगा, डी आंसर सही है। आत्मा शब्द का विलोम परमात्मा, ए आंसर सही होगा। 59 का 60 में जिस पानी में चक्र है चक्र पानी, बी आंसर सही होगा। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? साहसिक कार्य करना। ठीक है। योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अयोग्य बाह, है ना।
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग कौन सा व्यंजन है? तो ऊष्म अंतःस्थ संयुक्त स्पर्श व्यंजन। डी आंसर सही होगा दोस्तों। उच्चारण का संधि विच्छेद करें, उच्चारण है ना, तो उच्चारण का सही विच्छेद हो जाएगा 64 का आपका ए आंसर सही होगा, उत जोड़ चारण है ना, सही आंसर उत जोड़ चारण होगा। 65 में है कि माँ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो माँ का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होगा, माँ है ना। अभी क च ट त और प बताए थे। क का कंठ, च च छ ज झ जो है तालु से, और ट ठ ड ढ हो गया मूर्धा से, त थ द ध हो गया दंत से, और प फ ब भ ओष्ठ से। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका शुद्ध शब्द दधीचि, पुण्य नहीं, अध्ययन, सी सही होगा, पृष्ठ पृष्ठ होता है लास्ट में। ठीक है, चलिए 67 नंबर प्रश्न है कि प्रशांत महासागर कौन सा संज्ञा है? तो ये भी एक नाम हो गया दोस्तों, तो इसका नाम भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रशांत महासागर व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। ठीक है, अगला है लज्जा शब्द कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है लज्जा, ए आंसर सही होगा 68 का। 69 में है जीव शब्द क्या है? जीव जो है वो आपका तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 70 है उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण है? तो ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। 71 नंबर है उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही आंसर औपनिवेशिक होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी औपनिवेशिक सही आंसर होगा। 72 नंबर है कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा किया गया था? तो 20 फ्रैंक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। अगला है 73 नंबर प्रश्न कि क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इवान दमित्रिच चेरबक्यकोव। ठीक है, याद रखिएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? तो छोटी बच्ची का नाम फ्रैंकवा था, है ना। अगला पॉइंट है कि मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, तो कविता पद से है ये, कविता से ये क्वेश्चन है आपका कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूफी संत मेहंदी, है ना, सी आंसर सही हो जाएगा, है ना। ये प्रेम के पीर के कवि थे जी। अच्छा, अगला प्रश्न दे भी दिया कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? प्रेम के पीर के कवि हैं, है ना। और साथ ही साथ ये निर्गुण भक्ति धारा के भी कवि थे, जिनके पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज, है ना। इन्होंने ही यह कहा था कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन ही कलंक किन्हीं अजियारा, जग सूझा एक ही नैना, उबह सूक अस नक तन महा, है ना। तो ये इनका अच्छा कविता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 76 कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? तो प्रेम के पीर के कवि हैं। 77 में आ गया सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, है ना। अगला प्रश्न है 78 कि कन्या का अर्थ क्या होता है? तो गोद होता है, कन्या का अर्थ गोद होता है। 79 नंबर प्रश्न है सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? सूरदास तो वात्सल्य भाव के हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, 80 का क्वेश्चन है पितानंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन कराने का वर्णन सूर्य ने किस पद में वर्णित किया है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय। तो द्वितीय पद में किया है ना। वो आपको द्वितीय पद का याद भी होगा कि जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निखरती नंदरनिया, बरी बरा बेसन बहु भातनी, व्यंजन विविध अंगनिया। ठीक है, तो द्वितीय पद में वर्णित है। अगला प्रश्न है 81 तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था? राम बोला, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनके माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। ठीक है, अगला प्रश्न है 82 तुलसीदास के दीक्षा गुरु
का नाम क्या था? तो तुलसीदास का दीक्षा गुरु का नाम था नरहरिदास, है ना। और इनके शिक्षा गुरु थे से सनातन थे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा अच्छा कविता कहते थे। जैसे हमारे किताब में पढ़ना भी है कि कबहुँ अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधा छाई भी कछु करन कथा चलाई। अगला प्रश्न है कि राम लला नहछु किस कवि की रचना है? तो ये भी तुलसीदास। 84 नंबर प्रश्न है कि नाभादास रचित भक्तमाल 316 छपाइयों में कितने भक्तों में चरित वर्णित है? तो 200 आंसर सही है। 85 का क्वेश्चन है कि 6 पंक्तियों के गेय पद को क्या कहते हैं? छप्पय कहते हैं दोस्तों। 6 पंक्तियों के पद को क्या कहते हैं? छप्पय। 86 कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये लगभग 1613 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है शिवराज भूषण कितने अलंकारों का निरूपण है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 108 105 आंसर सही होगा दोस्तों, ठीक है। कितना आंसर सही होगा? 105, ठीक है। इन्होंने 2 कवित लिखा है। पहले में इनका एक बहुत अच्छा कवित लगता है, लास्ट में बोलते हैं प्रति भट्ट कटक कटीले के ते काटी काटी, कालिका सी काले की कले उदेते काल को, है ना। तो ये थोड़ा अच्छा पद लगता है, इनका कवित लगता है। अगला प्रश्न है कि करवाल का अर्थ क्या होता है? तो करवाल का अर्थ दोस्तों तलवार होता है ना। पहले कवित में इन्होंने शिवाजी का वीरता का बखान किया था और दूसरे में छत्रसाल की तलवार को कहा था कि निकसत म्यान ते मयूख प्रलय भानु कैसी, भारतम तोर से ग्यंदन की जाल को, है ना। तो इस तरह के कवित ये लिखते थे। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचना काल क्या है? 1928 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, है ना। अगला प्रश्न है कि कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? तो श्रद्धा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 91 कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्राथ वेस्ट गर्ल्स हाई स्कूल में कौन प्रसिद्ध कावित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? महादेवी वर्मा, है ना। इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में और 1948 में इनका मृत्यु हो गया था, सुभद्रा कुमारी चौहान का। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठा ही रह गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस कविता का है? तो यह पुत्र वियोग का है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये पुत्र वियोग का था दोस्तों। अब 93 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 93 में कहा गया है कि नया खून नामक पत्र का संपादन गजानंद माधव मुक्तिबोध ने कहाँ किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, नागपुर, ठीक है। 94 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? तो गजानंद माधव मुक्ति ने। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 95 आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किनकी रचना है? तो आत्महत्या के विरुद्ध जो है रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब पश्चिम से कौन आते हैं? तो नंगे बूचे नरकंकाल आते हैं, है ना, जिनके लेखक हैं रघुवीर सहाय। वो कहते हैं कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। जिनका जन्म हुआ था बाबू 1929 में और मृत्यु हुआ था 1900 लगभग 90 में लगता है। ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये इसका सही जवाब होगा कविता संग्रह। ऑप्शन नंबर बी सही दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग 98 प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों,
ठीक है। 99वें प्रश्न की ओर चलते हैं कि कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्र का नगरी क्या है? कविता संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास की काव्य नाटक? तो इसका सही आंसर होगा काव्य नाटक। और लास्ट प्रश्न है कि गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहजन का पेड़ दोस्तों, है ना। तो पूरा 100 ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया दोस्तों। इसको आप लोग बार बार रिवीजन करते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम ना हो। सभी क्वेश्चन एकदम भी आई है ना। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।